पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो मबजूल कराना चाह रहा था कि अफगानिस्तान की सूरत हाल नाजुक है, काबिल गौर है। वहाँ एक इंसानी बहरान, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जन्म ले सकता है। इकोनॉमिक कलैप्स जो अफगानिस्तान का है वो पूरे खित्ते को मुतासिर करेगा। इस काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन का यही बुनियादी मकसद था। मैं बड़े इश्तियाक से मुंतज़िर हूँ अपने मेहमानों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं एहतसाब समा टीवी पे और मैं हूँ इमरान खान। दुनिया भर से मुसलमान मुल्कों से जो रहनुमा हैं वो बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। कुछ 150 के करीब मंदवीन हैं जो पहुँच जाएंगे रात गए तक, और इसमें P5 को भी दावत दी गई है जो परमानेंट 5 ममालिक हैं सलामती कौंसिल के, उनको भी यहाँ पे अमेरिकन नुमाइंदा खुसूसी जो हैं वो भी आएंगे, और उनके अलावा यहाँ जो तालिबान की आदत है उनको भी दावत दी गई है ताकि वो दुनिया के खदशात को दूर करें और अफगानिस्तान की सही सूरत हाल के बारे में आगाह करें। अफगान तालिबान ने इन हालात में अपना पहला बजट पेश किया है, और ये अफगानिस्तान का ऐसा लगता है कि पहला बजट है जो हमने पूरी तारीख में देखा है जो बैरूनी मदद के बगैर या किसी फंडिंग के बगैर उन्होंने बनाया है। अभी तक उन्होंने इसको मंजर आम पे तो नहीं लाए, लेकिन ये बजट बना लेना आज खुद एक बड़ा कारनामा है। अफगानियों को इस कॉन्फ्रेंस से क्या मिलेगा? ये जो समिट इस्लामाबाद में हो रही है, 41 साल के बाद इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है। 1980 में जब ज़िया-उल हक पाकिस्तान के स्याह और सफ़ेद के मालिक थे, जब सोवियत यूनियन ने अटैक कर दिया था अफगानिस्तान के ऊपर, तो उस वक्त मुसलमान दुनिया के रहनुमाओं का ये कॉन्फ्रेंस बुलवाया गया था इस्लामाबाद में, और पूरी दुनिया की नज़रें इसके ऊपर थी। फिर यहाँ से एक जहाद का आगाज़ हुआ और अफगानिस्तान की आज़ादी के लिए एक लंबी जंग सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ी गई। तब अमेरिका मुसलमानों के साथ खड़ा था, मुसलमान मुल्कों के और OIC की पुष्ट पे खड़ा था। तो फिर सोवियत यूनियन के टुकड़े हुए, अफगानिस्तान आज़ाद हुआ, फिर खाना जंगी में गया, फिर अमेरिका आया। अब अमेरिका के यहाँ से निकलने के बाद, जैसे रूस से निकलने के बाद या रूस के आने के बाद एक मरतबा जहाँ पे ये समिट हुई थी, अब अमेरिका के निकलने के बाद हो रही है। अफगानिस्तान बहुत बुरी सूरत हाल का इस वक्त निशाना बन चुका है और बहुत बुरी सूरत हाल से दो चार है। क्या ये वक्त है कि अफगानों को दुनिया संभाल ले? क्या मुसलमान मुल्क मिलकर ऐसा कर पाएंगे और पाकिस्तान इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है, तारुफ डायरेक्टली बातचीत शुरू करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादर खान बंदोखेल साहब मौजूद है, PMLN से मियाँ जावेद लतीफ़ मौजूद हैं, और फ़ारूक हबीब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से स्टेट मिनिस्टर हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मियाँ साहब, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, अफगानिस्तान के मसले पर ये आलमी सतह पे पाकिस्तान का एक बड़ा रोल है जो पाकिस्तान अब प्ले करने जा रहा है। ये मसला PMLN के दौर में भी था ये मसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी था, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी है। तो 41 साल के बाद ये एक अपॉर्चुनिटी है जो पाकिस्तान को मिली है। पूरी मुस्लिम दुनिया यहाँ पे आ रही है, दीगर बहुत सारे और जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं, अफगान भी आ रहे हैं। तो आप इसको पाकिस्तान की सफारती कामयाबी समझते हैं या नहीं? देखें इमरान खान, बात सीधी सी है कि पाकिस्तान कभी भी माजी दूर करीब में अफ़गानिस्तान के हवाले से कौमी मफाद में पॉलिसियाँ नहीं बनी अफ़गानिस्तान के हवाले से। आप और ना ही मैं समझता हूँ कि शायद अफ़गानिस्तान के मफाद में भी वो पॉलिसियाँ हमारी रही हैं। आप देखें कि जब रशिया आया और जब उसके बाद अमेरिका आया, पहले क्या हाल हुआ, रशिया के टूटने का सबब अफ़गानिस्तान बना लोग कहते हैं, मगर क्या पाकिस्तान के उसके नताइज पाकिस्तान के मफाद में निकले? और क्या उस वक्त पाकिस्तान के मफाद में पॉलिसी बनाई जा सकती थी जब रशिया निकल रहा था? बनाई जा सकती थी, मगर हमने एक सुपर पावर को तोड़ने का हम सबब बने और दूसरी सुपर पावर की ख्वाहिश पर वो कुछ हमने कर दिया जो आज हम भुगत रहे हैं।
मैं समझता हूँ कि दो सुपर पावर दुनिया में रहती तो शायद बैलेंस रहता। आज जिस तरह पूरी दुनिया को धकेला जा रहा है शायद इस तरह ना होता, मेरे ज़ाती राय है। अब आ जाएं कि जो मौजूदा हालात में आप फरमा रहे हैं कि अमेरिका निकला और उसके बाद हमें अफ़गानिस्तान की फ़िक्र हुई। भाई जब हम सहूलतकारी का रोल अदा कर रहे थे मुज़ाकरात के लिए, तो क्या उस वक्त हमें इस चीज़ का अदराक नहीं था कि रशिया अमेरिका के यहाँ से निकलने से या दुनिया के यहाँ से निकलने के बाद अफ़गानिस्तान की सूरत हाल क्या होगी और क्या हमें उनसे कमिटमेंट लेनी चाहिए? हमने उस वक्त कुछ नहीं देखा, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस चीज़ पर ही हम राज़ी हो गए जो आज आप बात कर रहे हैं कि हमारी ये कामयाब सफारतकारी है कि आज इस्लामी ममालिक चल के यहाँ आ गए। ये यहाँ तक तो बात अगर रहे तो वो तो ठीक है कि इस्लामी ममालिक अपने इस्लामी मुल्क के अंदर आए, मगर मुझे ये बताएं कि आए किस लिए? आज सूरत हाल ये है कि हमारे मुसलमान ममालिक भी हमें मदद करने के लिए कड़ी शराइत रखते हैं, और वो अफ़गानिस्तान के हवाले से क्या उसकी मदद कर पाएंगे, ये आपके जहन में बात रहनी चाहिए। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि एक कशकोल आपके एक हाथ में है पाकिस्तान के लिए, दूसरा आपने पकड़ लिया अफ़गानिस्तान के से। तो मुझे कोई बताए या समझाए तो सही भाई कि ये दो कशकोल लेकर जो हम निकले हुए हैं, इससे पाकिस्तानी कौम का क्या भला होगा और अफ़गानियों की हम क्या मदद कर पाएंगे? किसी के पास कोई जवाब ही नहीं है। और इस पर हम खुश हैं कि इस्लामी ममालिक को हमने यहाँ बुलाया और हमने अफ़गानिस्तान की यहाँ बात हम करेंगे। भाई बड़ी अच्छी बात है। आप हमसाया मुल्क के, ये ज़रूरी नहीं कि वहाँ मुसलमान सारे हैं, हकीकतन तो ये है कि 99% वहाँ मुसलमान ही हैं, मगर अगर वहाँ मुसलमान सारे ना भी होते, सारे कलमा गो ना भी होते, तो बतौर इंसान के हमें इंसानों की मदद करनी चाहिए थी। ये बात दुरुस्त है, ये जज्बा दुरुस्त है, मगर इस हाल को जो अफ़गानिस्तान पहुँचा है उसमें हमारा भी बड़ा रोल है। हमने भी ना कौमी मफादात देखे हैं, ना अफ़गानी मफादात को मद्देनज़र रख के फैसले किए हैं या उसमें मददगार साबित हुए हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि बहुत देर कर दी, और आज हमारी अपनी सूरत हाल ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर ये महसूस कर रहे हैं कि दो वक्त की रोटी को लोग तरस रहे हैं। दो वक्त की रोटी खाने के सकत नहीं है, जेब नहीं है उनकी इजाज़त दे रही कि वो आटा लें, चीनी लें या घी लें या कोई दाल लें। तो हम मदद क्या कर पाएंगे भाई अफ़गानिस्तान के अवाम की? ठीक है, तो हकीकत जो है, आपको लगता है कि पाकिस्तान को ये फैसले बहुत पहले करने चाहिए थे, लेकिन साबका हुकूमतों ने और एस्टेब्लिशमेंट ने कभी दुरुस्त फैसले नहीं किए और बहुत देर कर दी आते आते, आपने भी फरमाया। चले, मैं कादर बंदोखेल साहब, जुल्फ़िकार जी भुट्टो वो वाहिद सियासी लीडर थे पाकिस्तान में जिनके दौर में ये तंजीम का सरबराही इजलास पाकिस्तान में हुआ था। पॉलिटिकल दौर था 1974 में। अब इमरान खान साहब वो दूसरे लीडर हैं जो पॉलिटिकल लीडर हैं और उनके दौर में ये समिट पाकिस्तान में हो रहा है। इसके अलावा जब भी हुआ कोई ना कोई डिक्टेटर था या गैर मुंतखब हुकूमत थी। यहाँ पे मुंतखब हुकूमत में दूसरी मरतबा ये हो रहा है। आप इसको सफारती कामयाबी समझते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं। और सबसे पहले तो मुझे ये समझा दे कि ये कॉन्फ्रेंस बुलाए किस लिए जा रहा है। क्या ये कॉन्फ्रेंस कश्मीर के ऊपर बुलाया गया कभी? क्या ये कॉन्फ्रेंस फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा है वहाँ बुलाया गया? क्या ये कॉन्फ्रेंस दूसरे जो मसाइल है उसके लिए बुलाया गया? ये कॉन्फ्रेंस आप जो बुला रहे हो, इस कॉन्फ्रेंस का मैं आपको आज ही बता दूँ, लिख ले मेरी बात। ये जब रिजल्ट आएगा वो कहता है नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन होगा, क्योंकि ये सारे के सारे लोग जो है ना, मैं सख्त अल्फाज अदा करूँगा और मुझे परवाह नहीं इनकी, ये सारे मगरिब के पेरोल पे हैं। क्या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जिसने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है और इन सब को इकट्ठा किया है, नतीजा क्या निकला? अपनी जान गंवा बैठा है। और मैं दोबारा कहता हूँ बड़ा नरम, क्योंकि आजकल ये पाकिस्तान के दौरे पे मैं नरम अल्फाज अदा करूँगा, इन्हें क्या किया?
किसी ने मदद की शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, किसी ने उस वक्त के डिक्टेटर को ये ललकारा कि आप क्या कर रहे हो, एक मुंतखब वज़ीर आज़म को आप झूठे मुकदमे में आप फांसी चढ़ा रहे हो। आज हम क्या उम्मीद लेके बैठे हुए हैं? आज हम ये उम्मीद लेके बैठे हुए हैं कि हम अगर मुझे तो थोड़ा करेक्ट कर दे इमरान खान साहब, क्या ये पाकिस्तान की किसी मसाइल के ऊपर, क्या इस्लामी दुनिया को इकट्ठा करने के लिए या अफगानिस्तान के लिए फंडिंग के लिए बुला गया? मुझे थोड़ा करेक्ट कर दे इस बात का। जो गुफ्तगू से वजीर खारजा के या अरेंजमेंट से लग रहा है गो कि सदर पाकिस्तान को नहीं पता था, सदर पाकिस्तान को नहीं पता था। उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास जो है ना वो 13 दिसंबर को बुलाया। ओहो, बाद में पता चला कि वो तो हमने जो ना वो आलमी दुनिया को बुलाया, कौमी असम्बली के जो स्टाफ है उनको तो हमने छुट्टी दे दी है। उसके बाद वो वापस कैंसिल करके फिर 22 को बुलाना पड़ा। आपकी सदर मुमलिकत का ये हाल है। और उसके बाद आप कॉन्फ्रेंस लेके बैठे हो, और आप कॉन्फ्रेंस लेके इस वजह से बैठे हो कि आप चाह रहे हो कि अफगानिस्तान की मदद करें। यकीनन मेरे भी दिल धड़कता है इनके साथ। अफगान क्यों, वहाँ जो गुर्बत है, वहाँ जो इनके ऊपर माशी पाबंदी है, वहाँ जो मगरब ने इनके फंड रोके गए। इमरान खान साहब, आप क्या उम्मीद लेके बैठे हुए हैं कि ये आपके कॉन्फ्रेंस के जरिए अफगानिस्तान की मदद करेंगे? क्या अमेरिका माई बाप की इजाजत के बगैर ये आपकी मदद करेंगे? क्या ये सारे जो पेरोल पे ये आपकी मदद करेंगे? भूल जाओ, आज लिख ले मेरी बात। अगर इस कॉन्फ्रेंस से आपको नतीजा 0 के बजाय कोर निकला तो फिर मुझे कभी शो में मत बुलाना। ठीक है, नहीं शो में तो आपको बुलाएंगे सर, यही सवाल पूछने के लिए अगर नतीजा निकला तो, और शो हम करते रहेंगे। कभी किसी की बात दुरुस्त होती है, कभी गलत होती है। फारूक हबीब साहब, यही सवाल आपके सामने जो अभी छोड़ा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, यही मैं आपके सामने रखता हूं कि मिनिमम आउटकम क्या होगा, यानी कैसा हो वो टारगेट क्या आपका कि कम से कम ये चीजें हो जाएं तो इसको कामयाब समझा जाए। ये चीजें ना हो, कोई आपने क्राइटेरिया सेट किया होगा ना कि ये चीजें कम से कम ये तो अचीव करना चाहिए। क्या ऐसा है जो आप अचीव करना चाहते हैं, जरा थोड़ा उसको एलेबोरेट कर दें। देखें, पहले तो इमरान थोड़ा जो है वो हमें ज़रा अपने ज़ाती अनाद और ज़ाती बुग्स को साइड पे रख के कम से कम जो OIC का समिट है ये कोई इमरान खान की कामयाबी या इमरान खान की, जावेद लतीफ़ की, कादर मंदोखेल की कामयाबी नहीं है। जहाँ पाकिस्तान का जिक्र आता है तो वहाँ फिर आपके अपने मफादात, आपके अपने एजेंडा से बालातर होकर सोचना पड़ता है। मुझे मायूसी हुई अपने दोनों पार्टिसिपेंट्स की जो बात सुन के जो तंग नज़री उन्होंने दिखाई। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, मैं आपके सामने जो असल में हकीकतन जो अहदाफ है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तमाम चीज़ें जो है वो सामने हो चुकी हैं। अब एक इंसानी अलमिया इस टाइम अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो जन्म ले चुका है। वहाँ की जो है वो आधी से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है UN के मुताबिक उनको भूख काटना पड़ रही है, शदीद सर्दी है, वसाइल नहीं है, उनका जो वहाँ पर निज़ाम था वो मफलूज हो चुका है। कोई बैंककारी का निज़ाम नहीं है, कोई कारोबार का निज़ाम मौजूद नहीं है, कोई उनके पास उस तरीके से जो खाने पीने की अशिया हैं उनकी कमी है, चाहे वो दुनिया का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो। ये तो वो तमाम तर चीज़ें हैं। इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तमाम मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा, हाई लेवल के डेलीगेशंस, इसके अलावा दुनिया के इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज़ के जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं, वो पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है। और ये इजलास 40 साल बाद हो रहा है। गैर मामूली इजलास 1980 में हुआ था। और याद रखें कि अफ़गानिस्तान भी OIC के फाउंडिंग मेंबर्स के अंदर जो है वो शामिल है। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ कहीं कोई इंसानी अलमिया जन्म ले, जहाँ कोई इस किस्म की सूरत हाल हो, वहाँ पर फिर दुनिया के तमाम ममालिक को आगे आना पड़ता है और पाकिस्तान उनकी आवाज़ बन रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की आपने क्या टारगेट सेट किया है? टारगेट क्या सेट किया है? देखें, ये शाह महमूद कुरैशी ने कहा बुनियादी कि ये एक आखिरी मौका है। देखें, मैं आपको शेयर कर देता हूं, इसको गंवाना नहीं है। देखें, मैं आपको शेयर कर देता हूँ ना, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आज OIC के पाकिस्तान को मेज़बानी मिली OIC के इस गैर मामूली इजलास की, पहली तो आपकी कामयाबी ये है।
दूसरी कामयाबी ये है कि ये सिंगल एजेंडा के ऊपर जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसके ऊपर है। दूसरी कामयाबी आपकी ये है कि आपने दुनिया को मतवज्जो किया इस तरफ। तीसरी कामयाबी ये है कि इसके अंदर आप अफ़गानिस्तान के अंदर जो दरपेश सूरत हाल है वो सामने रखेंगे, दुनिया उसके ऊपर आके उनकी मदद के हवाले से प्लेजेस अपने देंगे। चौथी कामयाबी अगर आज आप देखें तो सेनेट, जो अमेरिकी सेनेट है, उनके 8 सेनेटर्स ने बशमूल जो चेयरमैन सेनेट है यूएस का, उन्होंने ख़त लिखा है जो सेक्रेटरी ब्लिंकन को कि आप अफ़गानिस्तान की जो असिस्टेंस है, जो इसके ऊपर आपने फ्रीज़ किए हैं जो उनके पैसे, उसको बहाल किया जा सके ताकि वहाँ पर जो लोगों की रोज़मर्रा की मामूल के मामलात हैं वो आगे चल सकें। अब मुझे आप ये बताएं कि मैं इनके साथ इस बहस को लेके बैठ जाऊं कि अफ़गानिस्तान के अंदर उस अफ़गान जहाज़ का हिस्सा बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था, नवाज शरीफ साहब को हमदुल्ला मोहिब से मुलाकात करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, ड्रोन हमलों के ऊपर मादर खाने रवैये इख्तियार करने चाहिए थे, नहीं करने चाहिए थे, ये आज का मौजूद बहस ही नहीं है। आज तो मामला यह है कि 40 लाख अफगानियों को आप पहले मेज़बानी कर चुके हैं। अगर अफगानिस्तान के अंदर कोई क्राइसिस आता है तो वो उसका डायरेक्ट असर पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। पैसे इकट्ठे किए जाएंगे सर, अफगानिस्तान के लिए पैसे इकट्ठे किए जाएंगे, फंड रेजिंग, हम इसको समझें। यकीनन मैं देखें फंड रेजिंग के, ये फंड रेजिंग तो उसका एक पहलू है ना। इसके अलावा वहाँ पर दुनिया उनको अफगानिस्तान को अबेंडन ना करें। अफगानिस्तान के अंदर जो वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो भी इसी दुनिया का हिस्सा है ना, इसी वर्ल्ड का हिस्सा है, तो लिहाजा उनको आप अबेंडन नहीं कर सकते। जो सूरत हाल वहाँ पर दरपेश है, उस सूरत हाल के अंदर जब वहाँ पर अमेरिका मौजूद था, उनकी वहाँ पर एड आ रही थी, तमाम चीज़ें उनकी चल रही थी। अब अमेरिका वहाँ पर मौजूद नहीं है, वहाँ पर किसी की फतह हुई, किसी की शिकस्त हुई, मैं उस बहस के ऊपर नहीं जाना चाहता, वो भी मौजूद नहीं है। बुनियादी तौर के ऊपर यहाँ पर जो एक इंसानी अलमिया है, उस अलमिये के ऊपर आकर उनकी मदद के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो मॉरल हो, चाहे वो किसी किस्म की भी असिस्टेंस हो, वो दुनिया को फराहम करनी चाहिए। आप अगर ऐसे छोड़ देंगे तो मुझे आप ये बताएं कि जिसको आप कहते थे जी पहले इनकी सरजमीन, सुन लेना, मैं आपको क्विकली बताऊं, जब आप पहले कहते थे इनकी सरजमीन दुनिया में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही, इसी किस्म की बातें करते थे ना, तो आप अगर उनको ऐसे छोड़ देंगे, इस हालत में छोड़ देंगे, तो फिर मामला कहाँ जाएगा? वो किसी के कंट्रोल में होगा, मुझे आप बता दें, दुनिया में कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। लिहाजा पाकिस्तान हालात की नज़ाकत को भी समझते हुए अपना जिम्मेदार रोल प्ले कर रहा है। जो यूएनडीपी की रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि अगले साल के वक्त तक 97% अफगानी जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि 95% अफगानियों को ग़िज़ाई किल्लत का सामना हो। तो मियाँ साहब, ये आई थिंक ये लास्ट चांस है, सब लोग मिलकर अगर अफगानिस्तान को संभाल लें तो ठीक है, वरना ये दुनिया के लिए फिर एक गले की हड्डी बन जाएगा। इमरान खान, आपने एक सवाल किया था फ़रूख हबीब से कि आपने कोई टारगेट सेट किया है, आप मेज़बानी पे भंगड़े डाल रहे हैं, कोई मुझे ये बताए कि माजी की गलतियों से अगर कोई सीखता नहीं है, माजी की गलतियों का कोई एतराफ़ नहीं करता, तो फ्यूचर के लिए प्लानिंग उसके पास है कोई नहीं, तो सिर्फ मेज़बानी पे हमें कहा जाए कि भंगड़े डालो। ओ भाई, बात सीधी सी है कि क्या पाकिस्तान के अंदर कितने लोग आज 3.5 सालों के अंदर गुर्बत की लकीर से नीचे आ गए हैं? क्या ये कभी सोचा है? एक मुल्क तबाह हो गया 40 सालों से और दूसरे को आप करने जा रहे हो, और मुझे कोई ये समझाए कि OIC के प्लेटफार्म से कश्मीर को कब्ज़ा हुए 2 साल हो गए, आप मकबूजा कश्मीर के लिए इस प्लेटफार्म से कितनी आवाज़ें आप बुलंद करवा चुके, आपने उनके लिए क्या मनसूबाबंदी की जो आज आपकी इस मेज़बानी पे हम बड़ा फ़ख्र करें कि आपने भैया बड़ा अच्छा काम कर दिया। और भाई, आप तो ये कहते थे अमेरिका से वापसी पर, जब आपने ट्रंप को मुलाकात, आपको इज़्ज़त बख्शी उसने और आपने उनको इज़्ज़त बख्श दी, और वापस आकर आपने हमें ये संदेशा दिया कि वो सालसी पर राज़ी हो गए हैं और कश्मीर का मसला हल हो गया है, और तीसरे दिन मकबूजा कश्मीर पर कब्ज़ा हो गया था। 2 साल हो गए हैं, OIC से क्या आवाज़ उठी है भाई? आप मेंबर हैं, अफगानिस्तान मेंबर है, या जो ममालिक आज इस्लामी ममालिक यहाँ आ रहे हैं, इनमें से किसने आवाज़ बुलंद की है भाई? जो आज हम सोचें कि जनाब वो अपना पेट काट कर अफगानिस्तान के लिए वो दे देंगे। मैं
इस एक्सरसाइज को ये नहीं कहता कि आप ये इस एक्सरसाइज को फजूल समझ रहे हैं, ये नाकाम हो जाएगी, ये नाकाम हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि इस एक्सरसाइज की जरूरत नहीं थी। मैं ये कहता हूं कि आपके 3.5 सालों की जो परफॉर्मेंस है, जो आपकी सफारतकारी है, उसको पाकिस्तानी कौम देख रहे हैं। आप दुनिया में तनहा कर दिया आपने पाकिस्तान को, और उसके बाद कभी एक इस्लामी मुल्क से और कभी दूसरे इस्लामी मुल्क से आपका झगड़ा शुरू हो जाता है। कभी एक के मतलब आप स्टेटमेंट दे देते हैं और अगले दिन जाके ब्रेक लेनी पड़ेगी उनके पड़ जाते हैं। क्विकली अपनी रिस्पॉन्ड करना, लेकिन ब्रेक लेनी पड़ेगी। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जिस भारत की और कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने उस पर एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया है अल जजीरा को इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हुकूमत की वजह से यहां एटमी जंग छिड़ सकती है, उसका खतरा है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुआ है। ब्रेक के बाद पूछते हैं ये क्यों कहना पड़ा। ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। फरूख हबीब साहब, जब भी हम बात करते हैं ना एटमी जंग की, एटम बम की, तो पूरी दुनिया के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया को पता है लड़ेंगे ये लोग और हम बिला वजह मारे जाएंगे। फ्रांसीसी प्रोफेसर्स ने और उनके लोगों ने यहाँ तक कहा कि लड़ाई इंडिया और पाकिस्तान की है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हम बिला वजह बैठे बिठाए मारे जाएंगे। इस किस्म का दुनिया को फेयर है। अब इमरान खान साहब अल जजीरा को इंटरव्यू दे रहे हैं, कश्मीर का उन्होंने दोबारा मुकदमा उठाया, लेकिन जिस बीजेपी के आने पर आप लोगों को ये उम्मीद थी, इमरान खान साहब ने खुद स्टेटमेंट दिया था कि मोदी के जीतने से या बीजेपी के जीतने से जो मसला है कश्मीर है उसके हल होने के इम्कानात हैं। अब उसी को वो इस वक्त ये समझ रहे हैं कि एक एटमी जंग का खतरा है। क्यों से? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर तो ये उनके एक्शंस है ना, वहाँ पर एक हिंदुत्वा की सोच जो है उसको नाफिज करना चाहते हैं। जो सेकुलर भारत का दावा था उनका, वो दावा तो ख़त्म हो गया ना। वहाँ पर आज जो भारत के अंदर बसने वाली अक़लियतें हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी मज़हब से और ताल्लुक़ रखने वाले हों, उनके ख़िलाफ़ जिस किस्म के एक्शंस लिए गए, इक़दामात लिए गए, वो किसी से ढके छुपे तो नहीं हैं। वहाँ पर किसी किस्म की कोई जो है वो मजहबी आज़ादी कोई नहीं है। वहाँ पर जिस तरीके से इंसानी हकूक़ की पामाली की जा रही है, जो कश्मीर में हो रहा है, जो 5 अगस्त के बाद के जो इक़दामात हैं, वो किसी से ढके छुपे तो नहीं हैं। और जिस किस्म का जंगी जनून जो है वो मोदी सरकार के ऊपर सवार है, दोनों जानिब से जो वज़ीर आज़म साहब जिस हवाले से बात कर रहे थे, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये तो बहुत पुराना ऐसा ही है। दोनों जानिब जो है बदल तो नहीं गया इस इलेक्शन के बाद। दोनों ममालिक, सुन लें, दोनों ममालिक जो है, दोनों ममालिक एटमी ताकत हैं, और अगर किसी किस्म की भी कोई एस्केलेशन की तरफ मामला जाता है तो ये ख़तरा तो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, और इस ख़तरे से जो है वो दुनिया भी बखूबी वाक़फ़ है। यही वजह है कि वज़ीर आज़म साहब ने आलमी दुनिया को आलमी फोरम्स के ऊपर बात की है कि मसला है कश्मीर जो है उसको जो है वो हल करने के अंदर अपना किरदार अदा करें। आप ये तो नहीं कह सकते कि दुनिया के 2 ममालिक के अंदर ये कोई मामला है तो उस मामले के ऊपर दुनिया जो है वो उसके असरात से बच जाएगी। जब मामलात बढ़ते हैं, जब कोई एस्केलेशन की सूरत हाल बनती है तो फिर मामला किसी जानिब भी जा सकता है। बुनियादी तौर के ऊपर जो कश्मीर की बात आपको कश्मीर सुन लें जरा, कश्मीर के हवाले से बात हो रही थी। आइंदा ये जो 2022 मार्च के अंदर OIC के दोबारा वज़रा ख़ारजा का इजलास पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा है। पाकिस्तान इंशाल्लाह उसको होस्ट करेगा। उसके अंदर जो कश्मीर है वो भी एजेंडा है, और इससे पहले OIC से करारदाद पाकिस्तान के हम पास करवा चुके हैं। यही हुकूमत जो है वो पास करवा चुकी है। ये मसला पिछले 70 साल से चलता आ रहा था, ये को हमारी हुकूमत के दौरान नहीं था। इन्होंने अगर कश्मीर आज़ाद करवा लिया था और हमने कश्मीर वापस कर दिया है तो ये हमें बता दें, इससे पहले इन्होंने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। मोदी के साथ दोस्तियाँ, यारियाँ तो इन्होंने लगाई हुई थी, पींगे ये बढ़ा रहे थे उनके साथ बैठ के। पूरी कश्मीर आप तो मायूस हो गए ना सर, मरियम सफदर ने एक बार भी कश्मीर का नाम नहीं लिया खदशे का इजहार कर दिया। एक मिनट फरूख साहब, 1 मिनट मौका दें जरा। मैं मियां साहब, मोदी से तो आप लोगों को थी सर, आपको लगता था कि मोदी के साथ ताल्लुकात बेहतर रहकर भारत और पाकिस्तान ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, तो क्या आपको भी अब इसी तरह का खतरा है बीजेपी से, पागल होती हुई RSS से और मोदी के एजेंडा से? क्या कब वाकई पाकिस्तान और भारत ऐसी जगह खड़े हैं जहां खुदा ना खास्ता कोई एटमी जंग भी हो सकती है? मुझे ये बताएं
कि जब हमारी सलामती को ख़तरा होगा तो हमें क्या करना चाहिए। दूसरा मेरा सवाल ये है कि ये बार बार पूछते हैं कि इससे पहले कौन सा मकबूजा कश्मीर इन लोगों ने आज़ाद करवा लिया था। भाई 74 सालों से मकबूजा कश्मीर पर किसी ने कब्ज़ा भी नहीं किया था। आप तो मकबूजा कश्मीर के कब्ज़े के बाद इमरान खान साहब पाकिस्तानी कौम को ये कह के डराना शुरू कर दिया कि आज़ाद कश्मीर पर हम आँच नहीं आने देंगे। भाई आज़ाद कश्मीर का इशू कहाँ से आ गया? कहाँ आज तक आज़ाद कश्मीर के हवाले से तो किसी ने बात नहीं की थी, जो आप मुतवज्जो कर रहे हैं दुनिया को कि आज़ाद कश्मीर पर। दूसरा मैं ये आपको कहूँगा कि एटमी कुव्वत होने से खाली आज के दौर में आप महफूज नहीं हैं। जब तक आपकी मईशत जो है वो ठीक ना हो तो एटमी कुव्वत होने से खाली पाकिस्तान महफूज नहीं है। और दुनिया में ऐसा होता है, आपके दूसरी सुपर पावर के साथ जो कुछ हुआ वो सबको उससे सबक सीखना चाहिए। मगर 3.5 सालों में इमरान खान साहब कोई मुझे ये बताए कि पाकिस्तान किस शोबा में 2018 की पोजीशन पे खड़ा है। मैं ये कह ही नहीं रहा कि इन्होंने तरक्की की है, कोई संभाला दिया है किसी शोबा को, मगर मैं ये तो कहने में हक बजानब हूँ, ये मुझे इजाज़त है बतौर पाकिस्तानी कि 2018 में जिस तरह आपको हुकूमत दी गई, क्या आप उसको संभाल पाए? क्या आपने किसी शोबा ज़िंदगी से तलक रखने वाला जो चीज़ें हैं उसको उस स्टेटस पर रहने दिया? और हम तो आपसे यही मांग रहे हैं कि 3.5 सालों में जो आपने तबाही करनी थी आपने कर ली। खुदा के लिए अगर आप में कोई हिम्मत सकत है तो हमें 2018 का पाकिस्तान लुटा दो। ये क्या हम गलत ख्वाहिश कर रहे हैं इनसे? और दूसरा, ये बार बार बात की जाती है कि जनाब हमारी सफारतकारी देखें, हमारी यहाँ आनियाँ जानियाँ देखें। आपकी आनियाँ जानियाँ तो 3.5 सालों से लोग देख रहे हैं। कोई भूखा दूसरे भूखे को अगर तो अपने हिस्से की रोटी दे दे तो समझ आती है कि उसने कुर्बानी दे दी, और एक भूखा दूसरे भूखे को दुआई दे सकता है, इसके अलावा कर क्या सकता है? आप बार बार ये कहे जा रहे हैं कि जनाब देखें हमने मेज़बानी की, हम 2022 में फिर मेज़बानी करने जा रहे हैं। अगर तो इन मेज़बानियों से पाकिस्तानी कौम को कोई फ़ायदा है, अगर इन मेज़बानियों से अफ़गानिस्तान को कोई फ़ायदा मिल सकता है तो पाकिस्तानी कौम ये भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। मगर आपको जो शराइत दुनिया में IMF से कर्ज़ लेने के लिए कोई रियासत नहीं करती, उससे वो शराइत पे कर्ज़ा लेती, वो शराइत आप करके पाकिस्तानी कौम पर बोझ डाल रहे हैं। आप पाकिस्तानी कौम पर एक अजाब हैं, और ये अजाब पाकिस्तानी कौम जो है ये इस दवा के साथ कि ए बारे इलाही ये जो लाए गए हैं और जो लेकर आए हैं, खुदारा इनको अकल दे दे, इनको हदायत दे दे कि ये अपनी ज़िद से बाज आ जाएं और पाकिस्तानी कौम की हालत पर रहम करें, ताकि पाकिस्तानी कौम भी सुख का सांस ले सके। ये है हमारी दुआएं। ठीक है, डुबो दिया आपने पाकिस्तान को। मैं कादर मंदोखेल साहब, करप्शन ट्रियो में इमरान खान साहब ने, जिसमें ये एटमी जंग के खतरे की बात की, इसी में इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान में करप्शन के जिम्मेदार भुट्टो और शरीफ खानदान हैं, और पाकिस्तान में करप्शन की बड़ी वजह यही दोनों खानदान हैं। यानी ये ना होते तो पाकिस्तान कभी यहां तक ना पहुंचता। कादर मंदोखेल इमरान खान साहब, मैं आपको ज़रूर इमरान खान ही कहूँगा। इमरान नियाज़ी साहब पाकिस्तान के गोरबचोप है। इसने पाकिस्तान को जिस तबाही के किनारे पे खड़ा कर दिया है, ये तो दुनिया देख रही है। आपके पास अगले जो फौजी बजट है उसमें 60% आपको कर्ज देना पड़ेगा, आपके पास सिर्फ 40% है। महंगाई का सूरत-ए-हाल आपके सामने है। गैस की लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग, पेट्रोल, घी, आटा, सारे आपके सामने महंगाई के।
और फिर ये मियाँ साहब ने बड़ी सही मिसाल दी है। एक शख्स था, उनने कहा भाई मुझे नौकरी चाहिए, तो अगले ने बोला तनख्वाह क्या लोगे? बोला बस सिर्फ 2 वक्त की रोटी। तो उन्होंने बोला ठीक है, कल से आप नौकरी पे आ जाओ। तो उसने कहा जनाब ये तो बताओ काम क्या करना पड़ेगा? बोले काम ये है, आपने 2 वक्त की रोटी मांगी थी। उसने बोला हाँ, सामने मज़ार है, खुद भी खाया करो, हम मेरे लिए भी लाओ, आपको नौकरी चाहिए। ओ भाई, जिस अफगानिस्तान के लिए आप कर रहे हो उसको तो आपने तस्लीम ही नहीं किया। आप अभी दुनिया का तमाशा देखे जो आपके खिलाफ खड़ा करेंगे। उस अफगानिस्तान को जो 20 साल से हम कहते हैं कि हमारा ताल्लुक नहीं तालिबान से, आपने बार बार ताल्लुक जोड़ा। नहीं, आज दुनिया आप ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान तस्लीम कर दे सर? तो भाई आप ये तो बताओ दुनिया के साथ चलेंगे जी? क्या पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, तस्लीम करना चाहिए? बोले, आवाज कट रही। आपको लगता है पाकिस्तान को तस्लीम कर देना चाहिए अफगानिस्तान को? देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त तालिबान हुकूमत को तो पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं किया है, दुनिया ने तस्लीम नहीं किया है। तो आप दुनिया से 2 कदम आगे क्यों जा रहे हो? आपको दुनिया के साथ चलना चाहिए। आप उसके लिए मैं यही सर दुनिया से 2 कदम ज्यादा मार पड़ेगी हमें। अगर अफगानिस्तान तबाह होता है तो दुनिया से 2 कदम ज्यादा हम मुतासिर होंगे, इसलिए 2 कदम आगे जाना पड़ेगा सर। ये तो बच्चे को पता है सर। ओ भाई ये ना कहे ये अफगानिस्तान के लिए नहीं, ये आप अपने लिए खैरात सदका मांग रहे हो, क्योंकि आपकी तो अपनी मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। आपके अपने शबर ज़ैदी ने क्या कहा उसके इंटरव्यू में? आपके शौकत तरीक जो इतने बढ़ के मांग रहे थे क्या कहा? आपकी तो अपनी मीशत डूब रही है। मैं ब्रेक के बाद ये चीज आप ये बात लेके आता हूं, एक ब्रेक लेने का वापस आते हैं। यही बात यहीं से कादर मंदोखेल साहब से पूछेंगे कि पैसे जो इकट्ठे अगर हुए भी या कोई मदद आई भी तो वो अफगानों को मिलेगी या पाकिस्तान खा जाएगा? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि तो अपने लिए सबका खैरात मांग रहे हैं और ये अफगानों के लिए नहीं मांग रहे। यानी ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। ब्रेक के बाद पूछते हैं उनसे। वेलकम बैक नाजरीन। अब कादर मंदोखेल साहब, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ये लोग कैश पकड़ा के चले जाएंगे इमरान खान साहब के हाथ में और वो पैसे जो हैं वो अफगानों की मदद में नहीं जाएंगे और पाकिस्तान खा पी जाएगा। रियासत पाकिस्तान पे पाकिस्तान का एक MNA होने के नाते इस तरह का इल्ज़ाम आप साबित कर सकते हैं इसको? मैं तो पहले इसको पाकिस्तान का गौरबचोव कहता हूँ, इमरान नियाज़ी साहब को। और मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि पाकिस्तान का अपना क्या हाल है। आज आपके सामने महंगाई का तूफान आपके सामने बेरोजगारी खुद इमरान नियाज़ी साहब ने। नहीं सर, वो एलिगेशन जो आपने लगाया कि पाकिस्तान ये पैसे खा जाएगा। 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, 2 करोड़ से, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि खुद भूखे हैं, खुद लोगों का ये हाल है। आपको अफगानिस्तान के लेकर है, आप ये असल में अपने लेकर रहे। आप देख लेना, जिस मुल्क को आपने तस्लीम नहीं किया उसके लिए आप दुनिया से भीख मांग रहे हो। आप मुझे एक बात तो बताए ना, कोई अकल वाले बात तो मुझे बता दे कोई चीज बंदा। आप जिस मुल्क के लिए आपके सामने ये जो अरबी शहजादे आएंगे ये उनके पेरोल पे आपकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अफगानिस्तान अभी दुनिया ने तालिबान हुकूमत तस्लीम नहीं की है। जो इंसानी अलमिया है ये चीज जो ना आप यूनाइटेड नेशन के फोरम पे उठा ले। सर आपको पता है, डू यू नो कि अक़वाम मुत्तहिदा ने वहां पे हेल्प भेजी है? उठा ले अफगानिस्तान के। क्या आप ये जानते हैं कि ना सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा ने हेल्प भेजी है बल्कि यूरोपीय यूनियन ने उनकी मदद की मुसलमानों से पहले? डू यू नो? क्या आप जानते हैं? मैं कहता हूं वो इंसानी अलमिया लगा है। आप जिस तरीके से आप एक OIC का कॉन्फ्रेंस बुला के ऑर्गेनाइज कर रहे हो हुकूमत पाकिस्तान की जेर निगरानी, उस चीज को मैं करो। वो तो वैसे मैं कहता हूं, मैं एज ए MNA पीपल्स पार्टी का वर्कर मैं दुनिया से कहता हूं अफगानिस्तान की मदद कर ले, वहां बच्चे भूखे मरे। और बल्कि मैं पाकिस्तान की मदद के लिए दरखास्त करता हूं दुनिया से कि पाकिस्तान के लोग भूखे हैं, पाकिस्तान के लोग महंगाई के लिए तबाहकुन सूरत हाल के। इस वक्त पूरे मुल्क में गैस है ही नहीं है, चूल्हे बुझ गए। फाइनली मैं तो दुनिया से ये फेयर है इनका कि ये जो पैसा है, हुकूमत कर रहे, ये जो पैसा है ये पाकिस्तान ले जाएगा। और इस किस्म की बात जो आपके सामने आई, इस पे रिस्पॉन्ड करें कैसे? ये पैसा आएगा तो अफगानों के लिए होगा ना, अफगानियों का होगा। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर पहले ही थोड़ा पढ़ लिया करें, देख लिया करें, समझ लिया करें चीज़ों को, उसमें आसानी होगी नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के। अब ये तो नहीं है कि आप आ गए और अब आप आने जो मुंह में आएगा तकरीर करके चले जाएंगे।
बुनियादी तौर के ऊपर ये किसी हुकूमत को तस्लीम करने के लिए इजलास नहीं बुलाया गया। इसको ज़रा कैटेगोरिकली क्लियर कर लें, मैं आपकी नॉलेज में इजाफा करता चलूँ। अफ़गानिस्तान एक मुल्क है, उसके अंदर बसने वाले अफ़गानिस्तान की आबादी है भाई, उन वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनकी मदद के लिए इस इजलास को बुलाया गया है। इसका ताल्लुक जो है वो किसी हुकूमत को तस्लीम करना किसी सूरत नहीं है, वो ना अहदाफ है ना उसका हिस्सा है। तो बुनियादी तौर के ऊपर इसको क्लियर कर लें। अब मामला ये है ना, इनका असल इशू ये है कि जिन्होंने ख़ुद लोगों की जेबों पे डाके मारे हों, जाली अकाउंट्स बनाए हों, लूट मार की हो, आज जो सिंध के अंदर वहाँ पर गुरबत का आलम है वो पूरे मुल्क के अंदर आपको नज़र नहीं आएगा। वहाँ 13 साल से इनकी मुसलसल हुकूमत है, वहाँ 2 वक्त की लोगों को रोटी नहीं मिलती। टैंकर माफिया, ग्रां फरोश माफिया, ज़ख़ीरा अंदोज माफिया, तो 13 अरब की गंदम चोरी हो जाती है, फिर कहते हैं चूहे खा गए। बैरून मुल्क जायदादें बनाना, करप्शन करना, लूट मार करना, ये इनका जो है वो पसंदीदा खेल है। आज आंसू वो बहा रहे हैं, मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं दोनों जमातें बैठ के। वो इस मुल्क को हालत में यहाँ तक पहुँचाने वाले कौन हैं? आप ही लोग ही हैं ना। 3 बार आपको इक़्तिदार का मौका मिला था, आप इस मुल्क को 9 बार IMF के पास लेके गए हैं, कर्ज़ों का तोहफा आप दे के गए हैं। 6,000 अरब से 24,000 अरब रुपए पे कर्जे इन 2 जमातों ने पहुंचाए हैं। हम तो इनका किया हुआ मेस जो है उसको साफ कर रहे हैं। मेरे ख्याल में गैस का महकमा 157 अरब का खसारा था, 1200 अरब का बिजली प्रोग्राम था और उस पर बड़ी डिटेल बातचीत हुई है। अब सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कश्मीर के बारे में जो लोग कहते हैं कि बातचीत नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कश्मीरियों के लिए उम्मीद भी है और पाकिस्तान को एक कामयाबी मिली है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में हक़ खुद इरादियत पर करारदाद अब भी मंजूर हुई है दोबारा, ये कामयाबी है। अब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होती है कल। अल्लाह हाफ़िज़।